मेरे YouTube चैनल नूर मल्टी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स यानी होल चैप्टर्स हैं, उन होल चैप्टर्स को मैं आपको YouTube क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा। और आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर एक वेबसाइट पर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो भी दोस्त हैं गांव में रहने वाले हैं या जिनको अभी कोचिंग लॉकडाउन की वजह से वो कोचिंग कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उन बच्चों तक आप पहुंचाइए और ताकि वो अपने पढ़ाई को बेहतर तरीक़ा से घर पर बैठ कर सके, ताकि उनको न लगे कि मुझे लॉकडाउन के मार्फत कहीं जानी नहीं पड़ रही है। आप उन लोगों को वीडियो पहुंचाइए ताकि वो लड़के बहुत बढ़िया से पढ़ाई सके और अपने एग्जाम में बेहद अच्छी रिजल्ट ला सके। तो प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट्स से नम्र निवेदन है कि आप मुझे फी ना देते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सभी वेबसाइट पर प्लीज़ कीजिए। मैं आपके सामने पूरे मैथमेटिक्स के होल चैप्टर लेकर आया हूँ, लेकिन सबसे पहले आज मैं मैथमेटिक्स के 6th चैप्टर यानी कि 6th चैप्टर हम लोग का है ट्रिंगल, और मैं आज आपके सामने ट्रिंगल को धांसू थ्योरी के साथ लेकर आया हूँ। और वो है आप लोग का देखिए 6.1 ये चैप्टर स्टार्ट होता है 6.1। देखिए 6.1 को आज हम लोग थ्योरी और उसका सवाल आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसके तहत थ्योरी पढ़ लेने के तहत आज हम लोग सभी सवाल यानी 6.1 में जितने भी सवाल है आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग इस थ्योरी से केसी सीनियर या एनसीईआरटी का ही मैथ का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप कोई भी बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, आप इस थ्योरी से पूरी बेहद तरीका से आप घर बैठे बना सकते हैं। और सर आपसे एक नम्र और निवेदन मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर आपसे कोई भी सवाल ना बने, कोई भी क्वेश्चन इस थ्योरी से ना बने, चूंकि आप लोग स्टूडेंट हो, तो अगर आपसे कोई सवाल नहीं बनता है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप उस सवाल को भेजिए, मैं उसको आप लोग को तुरंत बना के शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं 6.1 का। देखिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रिंगल्स, त्रिभुज। इसका इंग्लिश होता है ट्रिंगल, TRIANGLE ट्रिंगल। ट्रिंगल पढ़ने से पहले हम लोग जान लें कि त्रिभुज का डिफिनीशन सर क्या होता है। देखिए त्रिभुज का डिफिनीशन क्या होता है। देखिए हम लोग जानते हैं, शुरू से भी आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को ही हम लोग त्रिभुज कहते हैं। आप लोग हम जानते भी है कि बाबू त्रिभुज का शेप ऐसे होता है, त्रिभुज का शेप ऐसे होता है, यानी 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और ये जो त्रिभुज का प्रत्येक एंगल जो होता है ये 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है बाबू। ये प्रत्येक एंगल ये इसका 60 डिग्री का होता है। यानी कहा जाए इसको हम लोग ए लेते हैं, ये बी लेते हैं, ये सी लेते हैं, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होता है हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का माप। याद रखें, यानी कि हम लोग अभी पढ़े त्रिभुज किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रायंगल। तो हमने आप सीधा बोलेंगे कि 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को ही हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, और तीनों मिलाकर अगर कोई आपसे एंगल पूछता है तो तीनों मिलाकर वो 180 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर। अब देखते हैं सर इसका ट्रायंगल का प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक ना। यानी त्रिभुज के प्रकार। देखिए सर त्रिभुज के प्रकार ऐसे 6 टाइप से कहे जाते हैं, लेकिन आप लोग इसे याद रखिएगा ये 6 टाइप्स कैसे होते हैं। तो त्रिभुज ये 2 डिवाइड में बढ़ता है। सबसे पहला डिवाइड किया जाता है, सबसे पहला डिवाइड इसका ये होता है भुजा के विचार से, भुजा के विचार से, और दूसरा है सर कोण के विचार से, कोण के
विचार से। क्लियर? ये ट्रायंगल को 6 प्रकार का होता है। ये हम लोग का होता है 3 भुजा के विचार से होते हैं और 3 होते हैं कोण के विचार से। आइए कौन कौन होते हैं ये भी जानते हैं। सबसे पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्वालेटरल ट्रायंगल। इक्वालेटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका इंग्लिश होता है आपको आइसोसेल्स ट्रायंगल। और तीसरा होता है बाबू विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ऑड पॉलीगन ट्रायंगल। ऑड पॉलीगन ट्रायंगल। ये हो गया हम लोग का भुजा के विचार से त्रिभुज के 3 प्रकार। सबसे पहला हो गया समबाहु त्रिभुज इक्वालेटरल ट्रायंगल। दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज जिसको हम ऑड पॉलीगन कहते हैं। आइए इसकी कुछ बेसिक बातों को जान लेता हूँ कि समबाहु त्रिभुज क्या है, क्योंकि सर हम लोग मैट्रिक में पढ़ने वाले हैं और इस चैनल के माध्यम से हमें पूरे चैप्टर को पढ़ना है। टाइम भी हम लोग के पास कम है, तो आइए मैं इसके बारे में थोड़ी बातों को जो जानकारी लायक हम लोग की है ये बातों को जान लेता हूँ लोग। तो देखिए ये जो बातें चीजें हैं ये सारे बीते बात को हम लोग बेसिकली जानते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। समबाहु त्रिभुज यानी इक्वालेटरल ट्रायंगल क्या है। अगर कोई आपसे पूछे इक्वालेटरल ट्रायंगल क्या है तो आप सीधा बोलिएगा कि इक्वालेटरल ट्रायंगल वह ट्रायंगल है जिसमें सभी भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। भुजा की संख्या बराबर होनी चाहिए। अर्थात इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज दूसरा आता है आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कहेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर हो उसे हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल। और तीसरा है सर विषमबाहु त्रिभुज जिसको ऑड पॉलीगन यानी वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे हम लोग ऑड पॉलीगन कहते हैं। ये याद रखिएगा। ये त्रिभुजा के विचार से त्रिभुज के 3 प्रकार होंगे और तीनों प्रकार का मैंने टाइप्स और उसका डिफिनीशन मैंने बता दिया। आप लोग इसे याद कर सकते हैं। एक बार रिपीटेशन में मैं कर दे रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज का अगर कोई आपसे डिफिनीशन पूछेगा तो आप सीधा बोलिएगा वैसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भुजा बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ये हो गया हम लोग का भुजा के विचार से साइड के विचार से त्रिभुज के प्रकार। नेक्स्ट हम लोग पढ़ना सर कोण के विचार से भुजा के प्रकार जो होते हैं ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है ये क्या होता है, पहला होता है सर हम लोग का समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्लियर? दूसरा आता है हम लोग का न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। और तीसरा होता है हम लोग का अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये याद रखिए तीनों कोण के विचार से हो गया। तो समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल क्या है तो जान लीजिए कि जिसका प्रत्येक कोण 19 डिग्री का हो, जिसका प्रत्येक कोण 19 डिग्री का हो तो उसे हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ACUTE एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि जिसका प्रत्येक कोण 19 डिग्री से कम हो, 19 डिग्री से कम हो उसे हम लोग बोलेंगे कि ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि इसका प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री से अधिक होगा। क्या होगा सर? 90 डिग्री से अधिक होगा। तो ये आप लोग एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कोण के विचार से त्रिभुज के 3 प्रकार। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा
और एक्यूट एंगल ट्रिंगल इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रिंगल इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। ये हमें याद रखने की बात है। तो सर ये तो हो गया हम लोग का ट्रिंगल का बेसिक जो बातें होती है, ये बेसिक बातें हो गई। और सर ये जो इसकी बातें जो आगे हैं इसके 6.1 की जो बातें हैं, अब हम लोग नेक्स्ट अभी बता रहे हैं कि 6.1 का जो थ्योरी है इसके बारे में। ये जो भी मैंने बात सर आप लोग को बताया, त्रिभुज यानी जो बेसिक उसका प्रॉपर्टीज था, ये सारे चीजें, ये उसका बेसिक चीज था, बेसिक फंडा था। लेकिन ट्रिंगल पढ़ने का जो मेरा 6.1 है, 6.1 का मास्टर थ्योरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखेंगे सर पहला थ्योरी हम लोग का यही है, सर्वांशम। सर्वांशम जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंजुरेंट। कंजुरेंट तो कंजुरेंट यानी सर्वांशम क्या है ये हम लोग जाने। सर्वांशम जानेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर यदि दो आकृतियां, यदि दो आकृतियां आकार और माप, आकार और माप दोनों में समान हो, आकार और माप दोनों में समान हो, उसे सर्वांशम त्रिभुज कहते हैं। उसे सर्वांशम त्रिभुज कहते हैं। सर्वांशम त्रिभुज का साइन जान लीजिए, सर्वांशम का चिन्ह, सर्वांशम का चिन्ह होता है, सर्वांशम का चिन्ह बाबू ऐसे होता है, ये हम लोग का सर्वांशम का साइन है, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंजुरेंट सर्वांशम क्या है, ये समझ लेते हैं लोग पहले। तो देखिए कंजुरेंट, अगर आपको इसको डिफिनेशन देना है तो कहेंगे यदि दो आकृतियां आकार और माप, आकार का बाबू होता है यहाँ पर आकार और माप, यानी कि शेप एंड साइज, आप यहाँ लिख सकते हैं शेप और माप का होता है साइज। तो यदि दो आकृतियां आकार यानी शेप और माप यानी कि साइज दोनों में बराबर हो यानी इक्वल समान हो तो उसे सर्वांशम त्रिभुज कहेंगे। आप साफ साफ याद कर लीजिए कि कंजुरेंट सर्वांशम क्या है। तो आप क्लियर बोलिएगा कि यदि दो आकृतियां आकार यानी शेप और माप यानी साइज दोनों में बराबर हो, दोनों में इक्वल हो, तो उसे हम लोग सर्वांशम यानी कंजुरेंट कहते हैं। उसे हम लोग कंजुरेंट कहते हैं, कंजुरेंट कहते हैं। क्लियर। सर्वांशम का साइन आपको दो इक्वल और उसके बाद आपको इस तरह का एरो का साइन ये दे दिया जाए, दो की तरफ बनाए, तो इसे हम लोग कहेंगे सर्वांशम का ये साइन है। क्लियर, ये हो गया सर्वांशम। अब यहाँ बहुत सारे लड़के होंगे जो एग्जाम्पल, सर प्लीज आप इसे एग्जाम्पल से क्लियर कर दीजिए। तो देखिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर सर्वांशम त्रिभुज है तो सर्वांशम त्रिभुज का मतलब होता है कि आकार और माप दोनों में इक्वल होना चाहिए। तो आकार और माप का मतलब हुआ कि आकार भी सेम होना चाहिए और माप भी सेम होना चाहिए। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक ही त्रिज्या के दो वृत्त, एक ही त्रिज्या के दो वृत्त, चूंकि इसका तो आकार दोनों वृत्ति का है और साइज अगर हम ले लें यहाँ एक ही त्रिज्या के दो वृत्त मान लेते हैं, इसको 2 सेंटीमीटर और इसको भी 2 सेंटीमीटर, ये एक ही त्रिज्या के दो वृत्त हो गए। यानी दोनों आकार दोनों भी सेम है और इसका माप भी सेम है, तो ये दोनों आकृतियां सर्वांशम होंगी, ये दोनों आकृतियां क्या होंगी, सर्वांशम होंगी। यानी यहाँ आप साफ साफ कहेंगे कि वैसी आकृतियां जो आकार और माप दोनों में समान हो। अब आप यही बता दीजिए सर कि अगर मैं यहाँ भी ट्रिंगल लेता हूँ और यहाँ भी एक दूसरा ट्रिंगल लेता हूँ और इन दोनों का ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है, और ये दूसरा ट्रिंगल है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर है।
अगर ये दोनों बराबर हैं, आकार भी सेम है और इसका माप भी सेम है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। यानी यहां लिख सकते हैं त्रिभुज ABC कॉन्जुरेंट ऑफ ट्रिंगल DEF, यानी सर्वांगसम क्या हो गया, क्या होता है हम लोग समझ गए। या आप लोग कह सकते हैं एक ही माप के दो समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यानी आप साफ साफ जान लीजिए कि वह ऐसा आकृति जिसका आकार भी सेम हो और माप भी सेम हो, दोनों सेम होना चाहिए, तब उसको हम लोग कहेंगे कि वो सर्वांगसम है। आपको मैं एक गलत एग्जांपल दे रहा हूं, बताइए क्या ये ट्रिंगल और क्या ये वर्ग सर्वांगसम होंगे, कॉन्जुरेंट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि सर पहला तो एक इसका आकार सेम नहीं है और दूसरा ना ही इसका माप सेम है, ठीक है। या दूसरी तो ये सर्वांगसम नहीं होंगे। मैं दूसरी बात बता दूं कि अगर मैं मान लेता हूं कि इसकी ये वर्ग है और ये वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं कि सभी भुजा 4 सेंटीमीटर होगी। और यहाँ मैं दूसरा वर्ग ले लेता हूँ जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो सब भुजा 8 सेंटीमीटर। क्या ये सर्वांगसम कॉन्जुरेंट हो सकता है? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि इसका तो आकार सेम है मगर माप सेम नहीं है। मतलब कि इसका आप शेप यानी दोनों ही वर्ग हैं, लेकिन इसका साइज सेम ना होने के कारण ये कॉन्जुरेंट नहीं होंगे। यानी दोनों ही सेम होना चाहिए, आकार भी सेम होना चाहिए और माप भी सेम होना चाहिए। एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूं सर कि अगर मैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लूं, इसका अगर त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और मैं यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ले लूं, तो क्या ये बताइए सर्वांगसम कॉन्जुरेंट होंगे? कभी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? पहला तो ये दोनों आकार सही है, शेप सही है, दोनों ही वृत्त है, दोनों ही सर्किल है, लेकिन इसका माप यानी जो साइज है वो क्लियर नहीं है, यानी इसलिए ये भी सर्वांगसम कॉन्जुरेंट नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सर्वांगसम का जो ये थ्योरी है, जो बातें हैं वो समझ में आई होंगी। एक बार मैं इसे और बता दे रहा हूँ। देखिए अगर सर्वांगसम कॉन्जुरेंट आपसे कोई पूछे तो आप सीधा सीधा बोलिएगा, कहीं भी हिचकिचाना नहीं है, एकदम क्लियर बोलना है कि यदि दो आकृतियां आकार और माप दोनों में इक्वल हो तो उन्हें हम बोलेंगे वो सर्वांगसम है। आप लोग एज पर सर्वांगसम का साइन ये है, साइन उसका चिन्ह आप बता सकते हैं कि सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे होता है। अगर मैं उसकी एग्जांपल की बात करूं तो आप सर्वांगसम का एग्जांपल आप सीधा सीधा दो एग्जांपल दे सकते हैं, एक ही त्रिज्या के दो वृत्त या एक ही माप के दो समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। मैं आपको एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल बताया हूं, लेकिन देखिए इस एग्जांपल में क्या है, जैसे ये दोनों ही एक ही त्रिज्या के दो वृत्त हैं तो ये दोनों सर्वांगसम होंगे, क्योंकि इसका आकार भी सेम है और माप भी सेम है। लेकिन ये बताइए एक ट्रिंगल है और ये वर्ग है, क्या ये सर्वांगसम होंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये ट्रिंगल है और ये वर्ग है। पहला बात तो इसका आकार ही सेम नहीं है, तो साइज की मैं बात ही अभी पहला ही नियम क्लियर नहीं है, तो दूसरे की तो चर्चा मैं नहीं करूं, तो ये हो गया नहीं होगा, ये सर्वांगसम नहीं। तीसरी बात सर कि एक वर्ग है 4 सेंटीमीटर की भुजा है और दूसरी है 8 सेंटीमीटर की भुजा है, तो ये तो आकार सेम है, लेकिन कहने का मतलब इसके माप सेम नहीं है, तो इसलिए ये कॉन्जुरेंट नहीं होंगे। तो कॉन्जुरेंट नहीं होंगे तो हम लोग जान गए कि कॉन्जुरेंट क्या होता है, कैसे कॉन्जुरेंट होता है, कैसे कॉन्जुरेंट पहचानेंगे। और सर पूरे 6.1 में यही पहचानना है कि कौन कॉन्जुरेंट है, कौन सिमिलर यानी समरूप है, यही सब पहचाना है, ये दो चीजें को पहचाना है। तो अभी तो हम लोग पढ़े कॉन्जुरेंट और कॉन्जुरेंट क्या होती हैं, कैसे कॉन्जुरेंट पहचानेंगे, ये हम लोग जाने। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ रहे हैं सर कि समरूप क्या होते हैं, समरूप के बारे में जानते हैं लोग। तो देखिए समरूप किसे कहते हैं। देखिएगा सर, समरूप दूसरा हम लोग का इस हेडिंग है समरूप यानी कि सिमिलर, जिसको हम लोग समरूप कहते हैं। देखिए हम लोग समरूप कैसे पहचानेंगे कि ये समरूप है, समरूप कैसे पहचानेंगे, कौन आकृति कैसे समरूप हो जा रही है।
तो सीधा सीधा यहाँ लिख देते हैं सर कि यदि दो आकृतियां केवल आकार में समान हो, केवल आकार यानी शेप में समान हो, तो उसे समरूप कहते हैं। तो उसे समरूप कहते हैं। और जान लीजिए समरूप का चिन्ह, इसका कैसे चिन्ह होता है समरूप का। तो समरूप का चिन्ह हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये समरूप का चिन्ह है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अब देखिए, अब मैं समझता हूं कि समरूप क्या है, सिमिलर क्या है। सिमिलर किसे कहते हैं, बहुत जरूरी है सर समझना, क्योंकि बिना समझे हम लोग क्वेश्चन इसका कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। चलिए समरूप समझ रहे हैं, सीधा सीधा कहेंगे कि यदि दो आकृतियां केवल आकार में समान हो, यानी शेप में समान हो, उसे हम लोग समरूप कहते हैं। यानी ये है हम लोग का समरूप का साइन, ये है समरूप का साइन। चलिए देखते हैं। तो ये तो हम लोग जान रहे हैं इसका डिफिनेशन, लेकिन इसको समझना भी तो है। तो चलिए ठीक, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल नंबर 1, अगर मैं यहाँ बोलूं ये वर्ग ले लूं और यहाँ पर एक दूसरा वर्ग ले लूं, ये वर्ग का एक भुजा मान लेता हूं मैं 4 सेंटीमीटर है और इसका मैं भुजा मान लेता हूं 8 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों वर्ग समरूप होंगे? यस, ये दोनों वर्ग समरूप होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों वर्ग, देखिए थ्योरी सीधा सीधा कह रहा है कि केवल आकार में समान होना चाहिए। इसमें माप की कोई बातें नहीं हो रही कि माप कितना होगा ये कोई जरूरी नहीं है। ये 4 सेंटीमीटर है, वो 16 सेंटीमीटर या कुछ कितना हो उससे हमको मतलब नहीं है, बस आकार से होना चाहिए। यानी अगर आकार समान है तो क्या होगा, वो समरूप हो जाएंगे। यानी कि ये दोनों वर्ग जो होंगे ये क्या होंगे, समरूप होंगे। ये दोनों जो वर्ग होंगे ये हम लोग का समरूप होगा। क्लियर? दूसरी बात मैं लेता हूं कि अगर मैं यहाँ लिखता हूं ये ट्रिंगल है ABC, ये छोटा ट्रिंगल है, और मान लेता हूं मैं यहाँ बड़ा ट्रिंगल ले लूं, यहाँ DEF, तो क्या ये समरूप होंगे? तो यस, ये भी समरूप होंगे, क्योंकि हमें इसके शेप से मतलब है, हमें इससे साइज से मतलब नहीं है कि क्या साइज से मतलब नहीं है, हमें इसका आकार से मतलब है कि आकार इक्वल होना चाहिए बस। तो ये हम लोग का समरूप होंगे। अब मैं बता दूं आपको एक और कि अगर मैं यहाँ वर्ग ले लूं और एक मैं यहाँ पर वृत्त ले लूं, तो क्या ये दोनों समरूप होंगे? ये कभी समरूप नहीं होंगे, क्योंकि ये इन दोनों का आकार समान नहीं है। जब आकार समान नहीं है तो ये समरूप नहीं होंगे। क्लियर? तो ये हो गया समरूप। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि कभी भी दोनों समरूप होने के लिए दोनों आकृतियों को सेम होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, इससे हमें बहस नहीं है, बस आकार सेम हो तो जान लेंगे कि वो समरूप यानी सिमिलर है। क्लियर? ये हो गया सिमिलर, और मुझे उम्मीद होगी कि ये सिमिलर और आपको सर्वांग यानी सिमिलर और कंजुरेंट दोनों समझ में आई होंगी। तो आप इसे बताइए, एक निष्कर्ष इसमें निकलता है, और ये निष्कर्ष वही लड़के निकाल सकते हैं जो पढ़ने वाले हों। आप बताइए यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल सकती हैं? हमने अभी बताया कि दो आकृति सर्वांग होने के लिए दो आकृतियां यदि आकार और माप दोनों में समान हो तो वो सर्वांग। अब दूसरी बात समरूप में बताया कि यदि दो आकृतियां केवल आकार में समान हो तो वो होंगे समरूप। लेकिन क्या बताइए कि इसका नोट निष्कर्ष क्या निकल सकता है? तो आप याद रखिएगा कि सभी सर्वांग, इसका यही एक निष्कर्ष यहाँ निकल सकता है कि सभी सर्वांग आकृतियां, सभी सर्वांग आकृतियां समरूप हो सकती हैं, समरूप हो सकती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है।
और सर इस बात को इम्पोर्टेंट भी कह लीजिए क्योंकि बिहार बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ भी सकता है, तो ये निष्कर्ष निकल सकता है। और आप सोचिए जरा कि सर्वांशम में मैंने बताया था कि यदि दो आकृतियां आकार और माप में समान हो, लेकिन मैंने समरूप में बताया कि यदि केवल आकार में समान हो, तो क्या इससे यही ना निष्कर्ष निकल सकता है कि जो सर्वांशम होंगी वो समरूप हो सकता है, लेकिन ये क्या समरूप सर्वांशम होगा? आप भी बताइए कि ये जो दो त्रिज्या है, अगर ये 2 सेंटीमीटर का वृत्त है, त्रिज्या का वृत्त है, और ये भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का अगर कोई वृत्त है, ये दोनों तो सर्वांशम होंगे, दोनों वृत्त, ये दोनों वृत्त ही सर्वांशम होंगे, लेकिन क्या बताइए ये समरूप हो सकते हैं? तो हाँ, समरूप भी हो सकते हैं, क्योंकि जो आकृतियां सर्वांशम है समरूप भी होगी, क्योंकि समरूप को आता है केवल मुझे शेप से, केवल मुझे उसके आकार शेप से मतलब है, मुझे साइज से मतलब नहीं है। ये हो गया तो समरूप होगी और सर्वांशम भी होगी। लेकिन ये बताइए, मैं अगर ये वर्ग है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्ग है और मैं यहाँ दूसरा लेता हूँ 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्ग है, ये तो समरूप होंगे, लेकिन क्या सर ये सर्वांशम हो सकते हैं? तो ये समरूप हो सकते हैं लेकिन सर्वांशम कभी नहीं होंगे। तो क्लियर बात समझ में आई ना कि सर्वांशम क्या होते हैं, समरूप क्या होते हैं? और ये बात याद कभी भी रखिएगा कि सभी सर्वांशम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांशम नहीं हो सकती है। आप लोग के एग्जाम्पल आपके सामने, आप इसे क्लियर अपने आप से भी खुद कर सकते हैं कि ये बात रियलिटी है या नहीं है। क्लियर? ये हो गया हम लोग का थ्योरी 6.1 का। कुछ और सर एक थ्योरी है, लास्ट थ्योरी, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि दो बहुभुज के समरूप होने का क्या शर्त होता है, तो मैं आपको उसे भी बता दे रहा हूं। यहां लिखते हैं सर अगला हेडिंग, दो बहुभुजों के समरूप होने का शर्त, समरूप होने का शर्त। क्राइटेरिया इसका इंग्लिश होता है सर। दो बहुभुजों के समरूप होने का शर्त क्या होता है? तो देखिएगा, दो बहुभुज का शर्त क्या होता है? तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं, यदि दो बहुभुजों में भुजाओं की संख्या समान हो, भुजाओं की संख्या समान हो, तो दोनों बहुभुज समरूप होंगे। ये हो गया कि यदि दो बहुभुज यानी दो पॉलीगन कैसे समरूप होंगे? तो याद रखेंगे कि यदि दो बहुभुजों के में भुजाओं की अगर संख्या समान होती है तो उससे हम लोग वो दोनों बहुभुज समरूप होंगे, यानी दोनों पॉलीगन समरूप होंगे। और जान लीजिए, जो पॉलीगन होता है सर वो हेक्सागोनल आकृति का होता है, हेक्सागोनल आकृति का होता है। ये पॉलीगन ऐसी होता है, ये पॉलीगन 6 भुजा से घिरा होता है, ये हेक्सागोनल आकृति का होता है, ठीक ना? ये पॉलीगन होता है। दूसरी बात इसमें सर नोट में आपको मैं एक बात और इसमें बता रहा हूँ। सबसे पहला बात कि दो बहुभुज के समरूप होने का शर्त ये भी हो सकते हैं कि उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर। और दूसरी बात इसका ये है कि उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में, उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में, अर्थात इसको कह सकते हैं समानुपाती होनी चाहिए, अर्थात समानुपाती होनी चाहिए। ये दो बहुभुजों के समरूप होने का
शर्त है। ये भी जान लेंगे कि दो बहुभुज, मान लेते हैं ये हम लोग का यहाँ नामकरण कर देते हैं ABCDEF, और यहाँ दूसरा मैं पॉलीगन ले लेता हूं जिसका नामकरण कर देता हूं A', B', C', D', और F'। तो ये दोनों ही बहुभुज, ये दो बहुभुज है। दो बहुभुज समरूप कब होंगे? तो मैंने अभी अभी बताया कि दो बहुभुज समरूप होने के लिए भुजा की संख्या तो सबसे पहले समान होनी चाहिए। या दूसरी तीसरी जो इसकी बातें हैं, ये भी हो सकता है कि उनके संगत कोण बराबर होनी चाहिए। पहला बात कि भुजा की संख्या, यानी इसमें जितनी भुजाएं होनी चाहिए दूसरे में भी उतनी भुजाएं होंगी, तो कहेंगे वो दोनों बहुभुज क्या होंगे? तो दोनों बहुभुज समरूप होंगे। या दूसरी बात, उनके संगत कोण बराबर होनी चाहिए, यानी जितना यहाँ बने, यानी इसके सेम फेज वाला जो एंगल होगा वो इक्वल होना चाहिए। और तीसरा है सर, इसकी जो भुजाएं का अनुपात होनी चाहिए वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए, अर्थात समानुपाती होनी चाहिए। यानी कि अगर ये BC जितना अनुपात में, यानी BC बटा B', C' होना चाहिए, जितना ये हो उतना ही ये होना चाहिए, अनुपात इसका रेशियो से होना चाहिए, तो कहेंगे कि दोनों बहुभुज समरूप होंगे। क्लियर? तो देखिए दो बहुभुज के समरूप होने का शर्त हम लोग याद रखेंगे सर। और सर देखिए एक बात मैं आपको जाते जाते बताते चल रहा हूँ कि चूंकि सर ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल चैप्टर सभी लोग जानते हैं ज्योमेट्रिकल चैप्टर बहुत ही भास्ट होता है, लेकिन सर मैं आपको नॉन मल्टीपल चैनल के माध्यम से मैं इस चैप्टर को इतना इजीली कर दूंगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आप घर बैठे पूरे इस ट्रायंगल को अपने कॉपी पे सॉल्व कर सकते हैं एकदम। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और जुड़ने के बाद ये जितना भी हो सके आप इसे लाइक शेयर हर जगह शेयर कीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह शेयर कीजिए, और इस शेयर करने के माध्यम से सभी लड़कों को पहुंचाइए, और आप लोग हमसे जुड़े रहिए ताकि मैं आप लोग का ये सारी चीज थ्योरी, ट्रायंगल का थ्योरी, उसका क्वेश्चन मैं करा सकूं। ठीक है सर? तो देखिए अभी मैं बता रहा हूं, तो ये हो गया हम लोग का ट्रायंगल का पूरा थ्योरी, यानी कि कहने का पूरा थ्योरी नहीं सर, 6.1, ये जो 6.1 हम लोग पढ़ने वाले हैं, 6.1 का जो सवाल बनाने वाले हैं उसका ये सारी चीज थ्योरी हो गई। अब देखिए सर 6.1 का अगर ये थ्योरी हमें मिल गया तो आसानी से मैं ये सवाल बना सकता हूँ, हम लोग ये सवाल बना सकते हैं। आप लोग अपने घर पे इस थ्योरी के माध्यम को सबसे पहले देखिएगा, देखने के बाद बुक, कोई भी पब्लिकेशन का बुक मैं बोल रहा हूँ, आपको वीडियो बनाने से पहले ही मैं बोला कि आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक लेकर बैठ सकते हैं। इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आप बुक को निकाल के सॉल्व कीजिएगा ट्रायंगल चैप्टर को, और देखिएगा उसमें बस यही पूछा होगा कि कौन निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरें। तो रिक्त स्थान भरना है कि 6.1 की मैं सवाल की अब मैं चर्चा कर रहा हूँ, रिक्त स्थानों को भरें, यानी कौन समरूप होंगे कौन सर्वांग सम होंगे, यही हमें बताना है। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा बताना होगा कि आपको दो गो आकृति दे दी गई होगी और बताया होगा, पूछा गया होगा पहचानिए इसमें कौन सर्वांग सम है कौन समरूप है। रीजन भी आप दे सकते हैं, कारण भी बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग सभी थ्योरी को पढ़ चुके हैं। आप लोग पूरे आराम से इत्मीनान से घर पे बैठ के सभी सवाल को आप बना सकते हैं इस थ्योरी की मदद से। तो सर सबसे पहले आप लोग से यही है कि सवाल बनाने से पहले देखिए, आप लोग वीडियो देख कर सवाल डायरेक्ट बनाएंगे तो वो बनेगा नहीं, पूरे मन से इस वीडियो को देखकर तब आप लोग सवाल बनाने बैठिएगा तो आप बनेगा। और सर आज तो मैं थ्योरी देकर ही छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा कौन से सवाल बन रही है कौन से सवाल नहीं बन रही है। अगर उसमें सवाल नहीं भी बन रही है तो आप प्लीज सर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये सवाल नहीं बन रही है, बताइए क्या इसका रीजन हो सकता है, मैं उसे आप लोगों को फिर से बताऊंगा। और सर कल मैं इसका तो आज थ्योरी दे रहा हूँ, लेकिन कल 6.1 का जो पूरे पॉइंट का सवाल है मैं उसके सवाल के हिसाब से लेकर चलूंगा, ठीक है, पूरे सवाल के हिसाब से लेकर चलूंगा। तो आज के लिए मैं इतना रहने दे रहा हूँ सर, कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम।